हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने किया नीड्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड आज हम करेंगे इस सेशन में फेजेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मीन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये कैसे इंट्रोड्यूस की गई, इसकी हमको क्या जरूरत थी। इसके लिए हमने किए कॉजेज, जिसमें हमने कहा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गए थे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, हम क्राइसिस में आ गए, इसीलिए हमको रिफॉर्म करने पड़े। जो जी हमारे इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स थे, क्या वो 91 में ही आए हैं, क्या उससे पहले हमने अपनी इकोनॉमी में कोई रिफॉर्म नहीं लेकर आए। तो हम आज इस सेशन में करेंगे जे टू फेजेस क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म की, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये 1985 से 90 तक है। उसके बाद जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करते हैं उसके बाद आता है हमारा सेकंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 टू ऑनवर्ड्स। तो पहले फर्स्ट फेज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं हमने क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। जो हमारा फर्स्ट फेज था, इस फेज में हमने बहुत ज्यादा रिफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। एक्चुअल में ये रिफॉर्म 85 से नहीं, 85 से पहले ही स्टार्ट हो गए थे। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था हमको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में वो भी कुछ रिफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन जब राजीव गांधी जी का एरा आया, राजीव गांधी के रिजीम में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए उनकी सरकार के द्वारा। सो मिस्टर राजीव गांधी ड्यूरिंग 1985 एंड 90 उन्होंने आउटलाइन किए न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा हमको अपने सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लाना होगा, जिससे हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, हम क्या इस सिचुएशन में थे, हम बहुत ज्यादा पॉवर्टी में थे। हमारे देश में बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट हाई थी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। हमको कुछ चेंज चाहिए था, हमको चाहिए थी हमारी इकोनॉमी अच्छी से डेवलप हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत थी। तो इस चीज को हमने 91 से पहले भी समझा, तो इसके लिए हमने रिफॉर्म करने स्टार्ट किए। हमको पता था हम पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसमें कंपटीशन ना होने की वजह से हम एफिशिएंसी नहीं ला रहे हैं। तो राजीव गांधी जी के रिजीम में उन्होंने किन बातों पर स्ट्रेस दिया, उन्होंने कहा कि हमको अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होगा। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी तो हम क्या होंगे, रिसेशन में आ सकते हैं। मींस 91 के रिसेशन से पहले ही हमें पता था हमारी इकोनॉमी कहां पर खड़ी है। अगर हमने अब इसमें रिफॉर्म ना किए हमारी इकोनॉमी डिटोरिएट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर जोर दिया कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना होगा। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमको पुरानी टेक्निक को छोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर हम डेवलपमेंट कर सकती है। क्योंकि हम चाहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उससे प्रोडक्शन हो। ठीक है, एक टाइम तक आप कह सकते हो लेबर इंटेंसिव टेक्निक सबसे अच्छी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, हम एक गरीब देश थे। जब हम इंडिपेंडेंट हुए अपने पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना था, इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जरूरत थी। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम हमको चेंज लाने की जरूरत होती है। तो वही चेंज के लिए राजीव गांधी जी ने कहा कि हमको अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होगा। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमको कहा कि हमको अपने जितने भी ऑफिस हैं उन एंटरप्राइजेस में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग में साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। हमको नई मॉडर्न इनपुट्स है इनको यूज करना होगा, तब जाकर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। देन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, हम क्या कर रहे थे उस टाइम, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लेस देन 50% कैपेसिटी यूज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा
अगर हम चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पर compete करना, अगर हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है इसको फुल यूटिलाइज किया जाए, तब जाकर हम आगे ग्रो कर सकते हैं। देन उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ साथ हमको प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी एफिशिएंसी आएगी, तभी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, तभी मार्केट के प्राइसेस फॉल करेंगे। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझा, तो इनके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, जो हमारे जिस सजेशंस हैं एक तरह से हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म थे। इंडियन इकोनॉमी में हम रिफॉर्म ला रहे थे कि हमको अपनी इकोनॉमी को अब जिस पोजीशन में है इससे कुछ इंप्रूव करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हम जैसे हैं अगर बचपन से वैसे ही रहे, हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तब जाकर हम क्या हो जाएंगे, डिटोरिएट हो जाएंगे, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिस सबके लिए जरूरी है। अगर हम स्टिल वाटर हो जाएंगे, स्टिल वाटर में फंगस लग जाती है, अगर इकोनॉमी जैसे है वैसे ही रहेगी, तो इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी ही जाएगी। इसीलिए जरूरत थी हमको कुछ चेंजेस लाने की, रिफॉर्म्स करने की। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए, जैसे इंडस्ट्रियल डे लाइसेंसिंग। पहले हम लाइसेंस की पॉलिसी अपनाते थे, अगर प्राइवेट सेक्टर ने एक्सपैंड करना है, न्यू एंटरप्राइज खोलना है, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत थी। तो हम चाहते थे कि जिस लाइसेंस पॉलिसी कुछ सेक्टर्स तक ही लिमिटेड हो, बाकी सेक्टर को डी लाइसेंस कर दिया जाए। तो इसके लिए काम किए गए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई, ताकि हम फॉरेन ट्रेड अच्छे से कर सके। इसके लिए हमने 85 में फर्स्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फॉर 3 इयर्स हमने इंट्रोड्यूस की। फिर उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव किया, फॉरेन इक्विटी कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया। जिस सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो इंडियन इकोनॉमी में लाए गए, जिससे प्राइवेट सेक्टर है वो डेवलप कर पाया। तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने जो सीमेंट फैक्ट्री थी उनको टोटली डी कंट्रोल कर दिया। सीमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल से डी कंट्रोल कर दिया गया। देन शुगर है, इसका शेयर ऑफ फ्री सेल ऑफ शुगर कर दी गई। पहले गवर्नमेंट प्राइस डिटरमिन करती थी, अब इसको फ्री छोड़ दिया गया। एसेट लिमिट, जो बिग इंडस्ट्रियल यूनिट थे उनके एसेट लिमिट को एक्सपैंड कर दिया, इनहेंस कर दिया। पहले वो 20 करोड़ तक की एसेट बना सकते थे, अब वो 5 टाइम्स इंक्रीज करके 100 करोड़ तक कर दी। देन ब्रॉडबैंडिंग, ताकि हम 2 व्हीलर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे। पहले इसमें क्या किया गया, 2 व्हीलर्स इंक्लूड किए गए, उसके बाद 25 कैटेगरीज में इसको इंक्रीज किया गया। मीन्स इतने गुड्स थे जो ब्रॉड बैंडिंग में आ रहे थे, इससे क्या हुआ था, बैंड इंक्रीज हो गया। जिसमें वाइट गुड्स है जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, इन सबको इंक्रीज कर कंज्यूमर लेवल पर इंट्रोड्यूस की गई, तो इसमें इंक्रीज किया गया। इसके बाद ड्रग्स है, ड्रग्स के ऊपर लिमिटेशंस है, लाइसेंस की पॉलिसी है, कुछ ड्रग्स पर इसको रिड्यूस किया गया। टेक्सटाइल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए गए, ताकि हम सरवाइव कर सके। इसीलिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है हमारे देश में 91 से पहले ही आने स्टार्ट हो गए थे, ड्यूरिंग राजीव गांधी रेजिम, जो 85 से 90 तक थे। उसके बाद जब 91 का क्राइसिस आता है तो वो पूरे इकोनॉमी को चेंज कर रख देता है, तो वो बनता है हमारा सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो 91 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आज तक चल रहा है। तो जो सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसके कॉजेस क्या थे, इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया 91 का, इतना बड़ा क्राइसिस। अगर हम उस टाइम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म ना करते, शायद आज इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट होनी थी, मे बी इंडिया कोलैप्स कर सकती थी। इसीलिए हमको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, जिसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट था, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अंगेज थे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट
इंक्रीज हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो हमारे बिल्कुल डिटोरिएट हो गए थे, हम इस सिचुएशन में थे, अगर हम रिफॉर्म ना करते आफ्टर 13-14 डेज के बाद हमारे पास एसेंशियल गुड्स की इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज तक नहीं थी, तो हम पूरी तरह से कोलैप्स हो सकते थे। इसीलिए हम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से डिमांड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो उन्होंने हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दी, लेकिन इस कंडीशन पर दी अगर हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाएंगे, हमको अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर उन्होंने हमारी हेल्प की। इसके लिए हमने 67 टन्स ऑफ गोल्ड को एयरलिफ्टेड कर दिया। इट मींस हमने अपना 67 टन्स ऑफ गोल्ड क्या किया, हमने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, स्विट्जरलैंड बैंक्स को दिया ताकि हमको पैसे मिल सके। इसके बदले हमको $7 बिलियन मिले, जिससे हम अपने क्राइसिस से जूझ सकते थे। इसके लिए हमको क्या करने पड़े थे, रिफॉर्म करने पड़े थे। जो हमको पैसे मिले थे, जो असिस्टेंस मिली थी, वो असिस्टेंस कैसी थी, कंडीशनल थी कि अगर आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म करेंगे तभी आपको जो पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम अगस्त 27, 1991 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने आईएमएफ के चीफ को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जो दो तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। फर्स्ट थे स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हमारी करेंसी पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पर किसको फेथ नहीं था, इस फेथ को दोबारा से क्रिएट करना, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कुछ रिफॉर्म किए। और उसके बाद जो सेकंड रिफॉर्म थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे, हम इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे थे। तो ये दो तरह के रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे। तो जो हमारा फर्स्ट है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म, इसमें क्या था, हमने मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट सेट किए थे। मैक्रो लेवल पर हमने कुछ टारगेट सेट किए। जिन टारगेट्स क्या थे, हम मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहे थे, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहे थे, जिससे हम कहते हैं कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था, जिससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करेंगे। हम गवर्नमेंट का रोल चेंज करने लगे थे। हम ये चाहते थे गवर्नमेंट हर टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड ना कराए, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है उस सब्सिडी को रिड्यूस किया जाए, गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करने लगे, इसके लिए इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की गई, जो बाय 22% था, जो बहुत ज्यादा परसेंटेज से हमने अपने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया था। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी हुई थी, वो भी 19-20% थी। इसके लिए हमने मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट रखा 3 to 3.5% से हम ग्रो करेंगे। देन जो इन्फ्लेशन थी वो पीक लेवल पर थी, 17% थी। हम चाहते थे कि इसको इस सेशन में हम रिड्यूस कर दें बाय 9% और उसके अगले साल हम 6% से और रिड्यूस करना चाहते। 17% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई रेट होता है, इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए खतरा होती है, इसीलिए इस डेंजरस से बचाना, इसके लिए अपनी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म करने की हमको जरूरत थी। उसके बाद जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे बिल्कुल डिप्लीट हो चुके थे, इसको रीबिल्ड करना था। इसके लिए हमने कहा कि हम इस सेशन में इस साल की एंड तक, जब तक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा, $2.2 बिलियन हम रीबिल्ड कर लेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इनका डिफरेंस है, इसको हम रिड्यूस कर देंगे टू 2% ऑफ जीडीपी, जो पहले इससे भी ज्यादा था। तो हमारे ये क्या थे, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। और उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसके लिए आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने हम पर कंडीशन लगाई थी, वो क्या थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमको अपनी इकोनॉमी को फ्री करना होगा, ओपन करनी होगी। न्यू लिबरलाइजेशन हम जिसको कहते हैं, हमको उस एरा में एंटर करना होगा, अपनी इकोनॉमी में फ्री एंट्री करनी होगी, फ्री ट्रेड करना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं।
प्राइवेटाइजेशन, सरकार को पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को सेल करना होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करनी होगी, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज करनी होगी। एंड इसके अलावा जिन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था उनमें भी परमिशन देनी होगी कि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट कर सके। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, अपनी इकोनॉमी को रिजर्वेशन नहीं दोगे, अपनी इकोनॉमी को सर्वाइवल के लिए आप ग्रांट नहीं दोगे, आपको कंपटीशन में आने देना है। तो हमने अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट बनानी थी। एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो इनफ्लो होगा। तो हमने अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया, जिससे हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया। इस स्ट्रक्चर चेंज को हम यू टर्न कहते हैं। जिस फॉर्म पर हम चल रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में नहीं देंगे, हम पब्लिक सेक्टर सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाएंगे, हम जो फॉरेन इकोनॉमी से है उनकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने इन सब बातों से यू टर्न ले लिया। हमने फ्री ट्रेड भी कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को मेजर रोल भी दे दिया, ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन सेक्टर की एंट्री भी कर दी। तो हमने बातें सभी क्या होगी, यू टर्न हो गए, हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 91 में चेंज हो गया। तो ये थे हमारे फेजेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें हमने कहा कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, उसके क्या क्या फेजेस है, हम 91 से पहले क्या रिफॉर्म कर रहे थे, 91 में क्या किया और उसके बाद क्या करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात करें, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी क्या थी, इसके क्या इफेक्ट थे, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा, वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। होप्स तो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।